अच्छा बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है। मई जून 2018 का पेपर नंबर 22। ये मैं पूरा फुल फ्लेज पास पेपर का सवाल आपको अटेम्प्ट करवा, तो ये डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स हैं और क्वेश्चन ये है। हम यहाँ पे देखते हैं क्या बात हो रही है। बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं बोरिस बोरिस इज अ सोल ट्रेडर। होता है जिसको एक इंडिविजुअल रन कर रहा होता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, उसका कोई शेयर होल्डर नहीं होता, एक ओनर होता है, सिंगल ओनर, इसीलिए इसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। यानी कि इसका एक ही इंडिविजुअल है जो पूरा बिजनेस ओन एंड कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 30th अप्रैल 2018। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको आसान सवाल दिया था, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तरीका ये होता है कि जब भी आप सोल ट्रेडर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, आप क्या करते हैं, आप पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, आप उसकी एडजस्टमेंट देखते हैं, आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, उसने मुझे रेवेन्यू दिया हुआ है 419,000, परचेजेस भी गिवन है, रिटर्न इनवर्स भी दे दिया है, रिटर्न आउटवर्ड्स भी गिवन है। अच्छा, ये बेटा कब एक्सट्रैक्ट किया गया है? ये एक्सट्रैक्ट किया गया है एट ईयर एंड, जब साल आपका एंड हो रहा था। तो साल हमारा एंड कब हो रहा था? 30th अप्रैल 2018। तो साल हमारे शुरू कब हो रहा होगा? 1 मई 2017 को। गिन भी सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 12 महीने कहाँ आ रहा है? 30th अप्रैल 2018 पे। तो यानी कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 1 मई 2017 को। ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। फिर वो कह रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट 7,500 डेबिट। 7,500 डेबिट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार डिस्पोजल पे आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। 8% बैंक लोन 60,000, यानी कि आपने $60,000 का बैंक लोन लिया था, जिसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है? 8%। कितना पे कर चुके हैं? 2400 हम पे कर चुके हैं। बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं इस वक्त? 4,000 डेबिट। अच्छा, बैंक में अगर लिखा हो बेटा 4,000 डेबिट, इसका मतलब है कि बैंक में आपके पास पॉजिटिव पैसे पड़े हैं। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना बेटा, आप सेल्स अपनी दो तरह से कर सकते हो। एक तो कैश सेल्स होती है, एक क्रेडिट सेल्स होती है। फिर जो क्रेडिट सेल्स होती है ना, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें यहाँ पे बेटा गिवन है 900। प्रेमिसेस कॉस्ट हमें गिवन है 100,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि पुरानी जो इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है, वो भी हमें अमाउंट बताया हुआ। बाकी रेंट रिसीव्ड है और एक्सपेंसेस वगैरह। अच्छा, अब मैं एडजस्टमेंट को देखूंगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट में बेटा इससे मुझे इन्वेंट्री एट एंड दे दिया, यानी कि ये आपकी क्या होगी बेटा? ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। Purchase of goods $4,000 had been omitted from the books. The purchase was $1,000 by check and 3,000 on credit. यानी कि आपने $4,000 के बेटा गुड परचेज किए थे, लेकिन आपने इसको कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने कोई एंट्री नहीं पास की। तो क्योंकि हमने बेटा इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। अच्छा, ये जो गुड्स आपने परचेज किए, ये किस तरह से किए? आपने $1,000 बाय चेक के थ्रू किए और $3,000 क्रेडिट, यानी कि उधार की बेसिस पे किए। $1,000 की आपने फॉरेन पेमेंट कर दी थी, $3,000 की आपने क्रेडिट बेसिस पे की है। कैरेज इंक्लूडेड $2,500 फॉर कलेक्टिंग परचेजेस, द रिमाइंडर वाज फॉर कैरिंग गुड्स फॉर बिजनेस प्रेमिसेस। ड्यूरिंग द ईयर बोरिस टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज। अच्छा, जब बोरिस गुड्स अपने ओन यूज के लिए बेटा लेगा, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग्स। Advertising expenses includes $9,000 paid for a marketing campaign running from beginning of March to the end of August 2018। आपने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन की थी। ठीक है, स्टार्ट कब हो रही है आपकी? बिगिनिंग ऑफ मार्च, और एंड कब हो रही है? बाय द एंड ऑफ अगस्त 2018। 3 महीने का बैंक लोन इंटरेस्ट भी आपने पे नहीं किया, वो पे करना है, वो ड्यू है। डेप्रीसिएशन किस बेसिस पे आप कर रहे हो? 2% होगी डेप्रीसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और कंप्यूटर इक्विपमेंट में 20% आप चार्ज करेंगे यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
Fixtures and fitting at the rate of 10% per annum on cost. Trade receivable include a debt of $2,400 which was considered irrecoverable. The provision for doubtful debt is to be maintained at 4%. जो आपके बेटा ट्रेड रिसीवेबल में डेट थी वो $2,400 की थी। अच्छा, ये $2,400 की बजाय ये जो डेट है ये इरिकवरेबल है, ये आपको पता है कि अब आपको वापस नहीं मिलेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बेटा आप मेंटेन करोगे 4% पे। क्या बोल रहा है वो, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होगा तो मैं इजीली इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा यहाँ पे बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरी सेल्स कितनी है। तो सेल्स हमने देख ली, सेल्स हमारे पास 419,000, ठीक है। लेकिन कोई सेल्स रिटर्न है? हाँ जी सर, रिटर्न इनवर्स इसने यहाँ पे बोला है। रिटर्न इनवर्स का मतलब होता है बेटा सेल्स रिटर्न, जो बिजनेस में वापस आ रहे हैं। कस्टमर ने पहले परचेज किया था लेकिन उसने वापस कर दिया, तो रिटर्न इनवर्स आपका सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स आपका परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा गिवन है, तो मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे नेट सेल्स पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद अगला डेटा हमें क्या चाहिए, अगला डेटा मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, 28,900। तो 28,900 की आपके पास बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसमें अंदर हम परचेजेस को ऐड कर देंगे। परचेजेस कितना है, 242,000। परचेज रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। जो हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी जिसमें वो कह रहा था कि यार उसने कुछ गुड्स परचेज किए, वो भी आपके परचेजेस में काउंट होगा, बट वो ओमिट कर दिया था, रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि 242,000 में 4,000 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो हमने रिटर्न आउटवर्ड हुआ था, यानी कि जो हमने वापस कर दिया था वापस सप्लायर को, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, वो हमारे परचेज में काउंट नहीं होना चाहिए, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आप सेल्स सब्ट्रैक्ट करोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद हमारे पास बेटा अगली चीज क्या है, रेंट रिसीव। कोई भी अदर इनकम होती है नॉन ऑपरेशनल इनकम, वो आप ऐड कर देते हो। रेंट रिसीव जैसे हो गया, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको याद हो कि भाई क्या करते हैं, आपने एक बिल्डिंग ली, ठीक है। अब आप उस बिल्डिंग को, उसके उस बिल्डिंग के अंदर आप अपना बेसिकली कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुड या कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 फ्लोर्स की जरूरत है, जो रिमेनिंग फ्लोर्स है उनकी जरूरत नहीं। तो आपने कहा भाई वो रिमेनिंग फ्लोर्स भी जाया करने की क्या बचा होगी, आप वो फ्लोर्स आपने किराए पे लगा दी। जब आपने रेंट पे लगाए तो उससे रेंट मिला, अब वो पैसे जो रेंट के आपको मिल रहे हैं ना, वो आप दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, दोबारा अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हो। तो रेंट रिसीव्ड आपके इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड आप ऐड कर दोगे, और फिर बेटा आपके पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम फिर एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज तो ये है कि डिस्पोजल अकाउंट, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हो। अगर ये क्रेडिट होता है ना तो मैं बोलता गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, गेन होता तो फिर मैं उसको इनकम में रिकॉर्ड करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, तो इसीलिए बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अच्छा, फिर बैंक लोन इंटरेस्ट है। बैंक लोन इंटरेस्ट में हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, और जो ओइंग है, जो हमने पे करना था, वो कह रहे कि भाई पुराना भी कोई इंटरेस्ट था। अब याद है मैंने अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हो ना, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है, आपको याद रहती है। फिर मैंने अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो मुझे याद रही कि अच्छा जी बैंक लोन इंटरेस्ट भी था, वो मैंने ऐड करना था, वो मैंने ऐड नहीं किया। तो बैंक लोन इंटरेस्ट जितना भी आपका ओइंग होगा वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से 1,200 ओइंग था, तो 1,200 60,000 का हम निकालेंगे कितना। सबसे पहले तो बेटा 60,000 का हम निकालेंगे 8%, तो 2,400 आएगा। 2,400 में 1,200 ऐड कर देंगे, क्योंकि पुराना 1,200 का लोन इंटरेस्ट था जो पे करना था, नहीं किया पे, तो वो लोन इंटरेस्ट ओइंग था, वो आप ऐड कर दो। अच्छा, फिर वो बेटा कैरेज उसने मुझे बोला है, तो जो कैरेज इनवर्ड्स है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, और जो कैरेज आउटवर्ड्स होगा वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। कैरेज इनवर्ड्स होता है कि भाई आप अपनी फैक्ट्री में इन्वेंट्री लेकर आ रहे हो, या आप अपनी फैक्ट्री में गुड्स लेकर आ रहे हो, अपने ऑफिस में गुड्स लेकर आ रहे हो, उसको कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स होता है कि भाई ऐसा फिनिश गुड जो आप फाइनली अपने कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो, वो आपका कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड इज पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड्स जो है वो बेटा पार्ट होता है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फिर एक्सपेंसेस में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, एडवर्टाइजिंग आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग के अंदर एक एडजस्टमेंट भी थी, वो एडजस्टमेंट को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। फिर बेटा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। फिर हमारे पास बच जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज हो रहा हो तो आप क्या करते हो,
आप उसको एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हो। अगर डिक्रीज हो रहा हो तो अदर इनकम में जाता है। जैसे यहाँ पे हमें इसने ओल्ड दिया हुआ है 900, देखें आपको नजर आ रहा होगा, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। न्यू प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन को कंपेयर करूंगा। दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं देखूंगा कि यार मेरा जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो ये अदर इनकम का पार्ट बनेगा, एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो ये अदर इनकम का पार्ट बनेगा। अगर आपको याद होगा मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्कस भी किया था। ये एस्टिमेटेड बेड डेट होता है। आप सोच रहे होते हो कि यार ये फला बंदा जो है वो बेड डेट हो जाएगा फ्यूचर में जाके, तो ठीक है, आप इसमें से एस्टिमेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल कि शायद ये बंदा फ्यूचर में जाके बेड डेट हो जाएगा। इसीलिए आप फिर प्रोविजन क्रिएट करते हो। और अगर पैसे आप रिसीव कर लेते हो तो आपका प्रोविजन डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तो अदर इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर बढ़ता है तो एक्सपेंसेस में आप रिकॉर्ड करते हो जितने प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज हो रहा है। बेड डेट भी अगर होते हैं, बेड डेट का मतलब है कि भाई आपने सोच लिया वो बंदा नहीं करेगा मेरे पैसे वापस, वो चला जाएगा। अगर बेड डेट है बेटा क्वेश्चन में गिवन, तो वो आप रिकॉर्ड कर लोगे। मैंने अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो जहां तक मेरा ख्याल है बेड डेट भी गिवन है। इंक्रीज इन प्रोविजन और डाउटफुल डेट भी जाएगा, बेड डेट भी जाएगा, डेप्रिसिएशन भी जाएगी, सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। बेड डेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करते हो, आप ना बेसिकली ट्रांजेक्शन बेटा कर रहे होते हो दो बेसिस पे, या तो कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे। कि यार किसी ने गुड्स आपसे परचेज किए, उसने आपको पेमेंट कर दी, तो ये सेल्स हो गई आपके लिए। दूसरा ये हो सकता है कि यार उसने आपसे गुड्स तो खरीद लिए लेकिन पेमेंट आपको अभी नहीं कर रहा, पेमेंट वो आपको बाद में करेगा। कभी कभी होता है कि यार बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, ठीक है, तो आप क्रेडिट बेसिस पे भी सेल्स कर लेते हो। बिजनेस दोनों बेसिस पे आपको चलाना पड़ता है। तो लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि यार वो कैश पे भी करते हैं या क्रेडिट पे भी करते हैं। अगर क्रेडिट बेसिस पे, तो क्रेडिट बेसिस पे सबसे बड़ा मसला ये है कि माइट भी पॉसिबल कि शायद जो आपका कस्टमर जो आपसे क्रेडिट बेसिस पे लेके जा रहा है goods, वो शायद आपको पैसे वापस ना करे। ठीक है, और अगर वो पैसे नहीं वापस करेगा तो आपका नुकसान है कि एक बंदे ने आपके गुड्स ले लिए, इस्तेमाल किए, लेकिन पैसे नहीं दिए अभी तक। फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो रिकवरी कर लें, वो पैसे आप रिसीव कर लो, बट अगर नहीं रिसीव कर पाए तो आप उसको एज बैड डेट ट्रीट कर देते हो। ठीक है, जब हम बैड डेट ट्रीट करते हैं तो उसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, यानी कि जितने अमाउंट से बैड डेट हो रहा होता है उतने अमाउंट से आप ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर देते हो, ट्रेड रिसीवेबल कम कर देते हो। आपको पता है कि भाई ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाले, तो बैड डेट एक्सपेंस क्रिएट कर देता है। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, एक्सपेंसेस में जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में मेजरली दो तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में सीधा सीधा हिसाब, अच्छा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ होगा कि कौन से एसेट पे आप कौन से टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो डायरेक्ट क्या करना होगा, कॉस्ट होगी, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, आपको डिप्रिसिएशन पता चल जाएगी। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो कॉस्ट में से पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे, नेट बुक वैल्यू आएगी, फिर जब नेट बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई कर दोगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, देखिए ड्राइंग्स भी उसने मुझे बता दी। अब यहाँ पे बेटा एक हमारे पास एडजस्टमेंट है बहुत अच्छी, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 9,000 पेड फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन रनिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मार्च टू द एंड ऑफ अगस्त 2018। आपने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन की है, आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट होगी मार्च में और एंड हो रही है अगस्त 2018, यानी कि ये 6 महीने हो गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 6 मंथ हो गए। अब ये 6 महीनों के लिए आपने $9,000 पे किए। लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है बेटा 30 अप्रैल 2018, यानी कि मार्च अप्रैल। ठीक है, तो ये पूरा 9,000 नहीं जाएगा, इसमें से जो 4 महीने की मैंने प्री पेमेंट कर दी है वो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो निकाल लेते हैं कि यार पर मंथ जो है वो कितना पड़ रहा है।
अब क्योंकि ये 6 महीने की कैंपेन थी तो आप क्या करोगे, 9,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपको हर महीने का पता चल जाएगा। यानी कि $1,500 जो है वो आप पे कर रहे थे पर मंथ एडवर्टाइजिंग कैंपेन का। अच्छा, कितने महीने का आपने प्रीपेड किया है? 4 महीने का। कैसे पता चला? क्योंकि ये देखिए स्टार्ट कब हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है मार्च में, तो मार्च अप्रैल, अप्रैल तक तो सही है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये नेक्स्ट ईयर का पार्ट है। ये जो 4 महीने है ना वो अगले साल का पार्ट है, ये इस साल का नहीं है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000। यानी कि कहने का मेरा यहाँ पे ये मकसद है बेटा कि आपने $6,000 जो है वो प्रीपेड कर दिए थे। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। और जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, हमने इस साल पे कर दिए, हमने एडवांस में पे कर दिए। तो जो भी हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होंगे, उसमें से हम बेटा $6,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 9,000, वो इंक्लूड कर रहे हैं $9,000, लेकिन असल में वो जो $9,000 हैं वो पूरे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के लिए नहीं पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में ये 6 महीने का इंक्लूडेड है। आपका साल एंड हो रहा है अप्रैल में, अप्रैल में यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों की आपने प्री पेमेंट कर दी है। तो जो 4 महीनों की आप प्री पेमेंट कर रहे हो वो आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में से सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 महीने का बैंक लोन इंटरेस्ट ड्यू है, तो जो ड्यू होते हैं एक्सपेंसेस वो हम ऐड करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओइंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलोज, प्रेमिसेस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि जो भी आपके बेटा प्रेमिसेस की कॉस्ट होगी उसके ऊपर 2% आप अप्लाई कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। अच्छा, कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है उसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हो, यानी कि पहले कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट में से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, नेटबुक वैल्यू आएगी, फिर नेटबुक वैल्यू पे आप परसेंटेज अप्लाई करोगे। 2,400 की डेट जो है वो बेटा इरिकवरेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलने वाली, तो 2,400 आपके बेड डेट में जाएंगे। बाकी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस साल का। अब इस क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो सेल्स हमारे पास कितनी है, 419,000, 419,000। इसमें से बेटा सेल्स रिटर्न को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वो क्वेश्चन में बेटा मुझे गिवन है रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से 7,800, ठीक है बेटा। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, नेट सेल्स आ गई हमारे पास। नेट सेल्स कितनी आएगी, 411,200, 411,200। फिर उसके बाद बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और कैरेज इनवर्ड्स आप ऐड कर देंगे, ऐड कैरेज इनवर्ड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, 28,900। परचेजेस बेटा आपने कितने की हैं, परचेजेस हमने करी थी 242,000, लेकिन 4,000 की परचेजेस बेटा हमने करी थी, लेकिन वो बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था, परचेज ऑफ $4,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। $4,000 की आपने परचेज करी थी लेकिन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसीलिए बेटा हम 242,000 में 4,000 ऐड करेंगे। 242,000 में आप 4,000 जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 246,000। फिर उसके बाद बेटा परचेज रिटर्न है, तो रिटर्न्स हमारे पास कितने हैं, 6,200 कैरेज रिटर्न आउटवर्ड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है, 22,500।
कैरेज इनवर्स बेटा कितना है? 2500। ये भी क्वेश्चन में गिवन था। और गुड्स ड्रॉ भी किए थे उसने। एक एडजस्टमेंट गिवन थी बेटा, जिसमें वो कह रहा था कि बोरिस जो है उसने गुड्स विड्रॉ किए फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ। जब तक अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो कि भाई बंदा जो है, जो ओनर है, वो विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो आप ड्राइंग्स उसको कंसिडर नहीं करोगे। ये लाजमी मेंशन्ड होगा कि ओनर, सोल ट्रेडर, जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज ओन यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, तभी आप उसको ड्राइंग्स का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें गिवन है ना, बोरिस टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज, फॉर हिज ओन यूज। अगर यहाँ पे ये मेंशन्ड है, इसका मतलब है कि ये ड्राइंग्स का पार्ट बनेगा। फिर हम इसमें से बेटा गुड्स विड्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गुड्स, क्योंकि गुड्स विड्रॉ है ना, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होंगे। विड्रॉन, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, तो ये 4500 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, ये सब करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 244,200। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 244,200। 244,200 सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, आपके पास आ जाएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आएगा 167,000। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 167,000। फिर बेटा हम इसके अंदर रेंट रिसीवेबल ऐड करेंगे। ऐड रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव कितना है बेटा? 9,000। तो ये आ जाएगा बेटा 176,000। फिर बेटा हमारे पास आगे बच जाते हैं एक्सपेंसेस। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल, अच्छा लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता है बेटा, वो भी मैं बता देता हूँ। भाई आपने अपनी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी को डेप्रिशिएट करते रहे। फिर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, आपको नेटबुक वैल्यू पता चल गई कि भाई अब मेरी गाड़ी की नेटबुक वैल्यू जो है, रिमेनिंग वैल्यू जो है वो इतनी है, वो आपको स्पेसिफाइड हो गई, वो आपको पता चल गई। क्लियर है ये? अब आपने क्या करना है, अब वो जो नेटबुक वैल्यू है, वो आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे रही है, वो आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता रही है कि भाई करेंटली आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू इतनी है। करेंटली आपके नॉन करंट एसेट की वर्थ इतनी है। अब मैं मार्केट में इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे एक एनालिसिस मिल गया, मुझे एक एस्टिमेशन मिल गया कि भाई इतने मेरे हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, जितना मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे पैसे मिल गए, देन दिस इज गेन ऑन डिस्पोजल। अगर इससे कम पैसे मुझे मिलते हैं, देन दैट इज लॉस ऑन डिस्पोजल। और जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है वो आप अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने यहाँ लॉस ऑन डिस्पोजल बेटा रिकॉर्ड कर लिया, 7,500। ये भी क्वेश्चन में मुझे गिवन था। अच्छा, बैंक लोन इंटरेस्ट जो है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, बैंक लोन इंटरेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एडजस्टमेंट में भी गिवन है। 60,000 का बेटा मैंने बैंक लोन लिया था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। 60,000 का बेटा मैंने बैंक लोन लिया था, जिसके ऊपर 8% इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ। ये देखें लिखा हुआ है 8% इंटरेस्ट। 60,000 के लोन पे 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि 4,800। ठीक है बेटा, आपके पास यहाँ पे आ गया 4,800। और इसमें से बेटा हम कितना पे कर चुके हैं? हमने 2,400 पे कर दिया। 2,400 पे कर दिया है मैंने। और 3 महीने का जो बैंक लोन है ना, वो अभी तक ड्यू है, वो मुझे पे करना है।
तो मैं 3 महीने का निकालता हूँ कि कितना बनेगा अमाउंट, 1200। ये बेटा मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 60,000 है, 60,000 का 8% निकाला तो आपको टोटल लोन इंटरेस्ट आपको पता चल गया कितना होगा आपका, 4,800 टोटल लोन इंटरेस्ट है। अब ये 4,800 आपको पूरा नहीं पे करना है, क्योंकि इसमें से 2,400 पे कर चुके हैं। ठीक है, 3 महीने का ड्यू है, 3 महीने का हमने पे करना है, तो ये 3 महीने का मैं निकाल लेता हूँ। 4,800 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,200। तो ये $1,200 जो आपने पे करना है। अभी आपके पास हो जाएगा बेटा, जो टोटल बैंक लोन इंटरेस्ट साल का आपके पास होगा वो बेटा कितना होगा, वो होगा 2,400 प्लस 1,200 यानी कि 3,600। 3,600 जो है वो आपका टोटल बैंक लोन इंटरेस्ट हो जाएगा। $3,600 हमारा टोटल बैंक लोन इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, डेप्रीसिएशन भी निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन में बेटा उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बोला है डेप्रीसिएशन पे कि प्रेमिसेस को आप कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, कंप्यूटर इक्विपमेंट को आप कर रहे हैं बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और फिक्सचर्स एंड फिटिंग को भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो, क्योंकि उसने बोला है ना कॉस्ट। तो पहले तो प्रेमिसेस की निकालते हैं डेप्रीसिएशन। अच्छा, प्रेमिसेस की बेटा डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रेमिसेस की कॉस्ट होगी उसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। प्रेमिसेस की कॉस्ट जो भी हमें गिवन है उसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। 2% प्रेमिसेस पे, 20% कंप्यूटर इक्विपमेंट पे, 10% फिक्सर्स एंड फिटिंग पे। 2%, 20%, 10%। ये प्रेमिसेस पे है बेटा, ये बेटा है कंप्यूटर इक्विपमेंट पे, और ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग पे। अच्छा, अब प्रेमिसेस के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जो भी प्रेमिसेस की कॉस्ट होगी उसका 2% जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन है। प्रेमिसेस की यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, प्रेमिसेस की कॉस्ट है 100,000, तो 100,000 का हम 2% निकाल लेते हैं, 2,000 आ जाएगा आपके पास आंसर। 100,000 का 2%, 100,000 का 2%, तो 2,000 आ गया आपके पास आंसर। कंप्यूटर इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बेटा आरबीएम में आप क्या करते हैं कि जो कॉस्ट होती है ना उसको पहले आप सब्ट्रैक्ट करते हो अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, फिर जो नेटवर्क वैल्यू आती है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट की बेसिकली कॉस्ट कितनी है हमारे पास। कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट है आपके पास 40,000। 40,000 में से आप 15,000 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 25,000 आ गए, इसके ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे, यानी कि $5,000 से, $5,000 से आप कंप्यूटर इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू के ऊपर बेटा मैंने 20% अप्लाई किया, 20% चार्ज किए, तो 5,000 आया। नेट बुक वैल्यू पे हमने 20% अप्लाई किए तो 5,000 आए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग भी बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है, कैसे पता चला, क्योंकि उसने बोला है 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट, यानी कि आपकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट है यहाँ पे बेटा 10,000, 10,000 का 10% ले लेंगे, 10,000 का हम 10% लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,000। ठीक है बेटा, 10,000 का 10%, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1,000। अब 1,000 जो है वो फिक्सचर्स एंड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर अगली चीज भी कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, अगर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने निकालना है तो सबसे पहले आप ट्रेड रिसीवेबल्स में से बेड डेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि बेड डेट जो है ये 2,400 जो है ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को इतने अमाउंट से डिक्रीज करेगा, इतने अमाउंट से कम करेगा।
ठीक है, तो जितने भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे बेटा, उसमें से हम पहले तो बेड डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बेड डेट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नेट ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। फिर उस नेट ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन वाला परसेंट अप्लाई करेंगे तो हमें करंट दिस ईयर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा हमारे पास कितने, 37,400, 37,400 के हमारे पास बेटा ट्रेड रिसीवेबल है। 2400 जो है वो उसके ऊपर बेड डेट चार्ज हो रही है। तो 37,400 में से आप 2,400 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 37,400 में से 2,400 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 35,000 आएगा। इसके ऊपर बेटा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज हमारे पास कितनी है बेटा, 4%। तो 35,000 में हम 4% चार्ज कर देंगे, 4%। तो हमें न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाएगा। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल गया, 1400 आएगा। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड कितना है आपके पास, ओल्ड है बेटा 900, ये रहा गिवन है क्वेश्चन में। न्यू प्रोविजन है हमारे पास 1400, ओल्ड है हमारे पास 900, यानी कि इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है। इंक्रीज इन। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि देखिए हमने न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो निकाल दिया। न्यू प्रोविजन कैसे निकला कि भाई आपके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 37,400। ठीक है, इसमें से हम बेड डेट को बेटा सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 37,400 में से जब आप 2,400 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे 35,000। फिर इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स में से बेटा हम अप्लाई करेंगे 4% ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो 4% के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा होंगे आपके, वो आप जो है बेसिकली जो 4% है ये आप अप्लाई करोगे अपने नेट क्रेडिट रिसीवेबल पे, तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको पता चल जाएगा। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा हमारे पास कितना है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा हमारे पास आएगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा हमारे पास आ जाएगा 1400। ओल्ड प्रोविजन था मेरे पास 900, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन मैंने लिखा हुआ भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड। ये देखिए जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो डेटा मुझे गिवन है, ये मेरा ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन 900 है, न्यू प्रोविजन 1200 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन आ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन बेटा कितने से आएगा आपका, इंक्रीज इन प्रोविजन आ जाएगा आपका, इंक्रीज इन प्रोविजन बेटा आपका आ जाएगा 500। 500 से बेटा, 500 से बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे बेटा मैं बात कर रहा था आपसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 500 से। 1400 माइनस 900 आप करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 500। यानी कि $500 से आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहे हैं। और $2,400 जो है वो आपका प्रोविजन, वो आपका बेड डेट था। तो बेड डेट भी एक्सपेंस होता है और इंक्रीज इन प्रोविजन भी आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। अच्छा, अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हम ये सारी चीजें जो है वहां पे अपने क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास अगली चीज है बेटा बेड डेट। तो बेड डेट भी हमने लिख दिया।
2400, 2400 आपके बेड डेट हो गए। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा हो गया आपका 500। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट $500। सही है। और बैंक लोन इंटरेस्ट 3600, जिसकी वर्किंग हम बेटा कर चुके हैं। और फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की भी वर्किंग बेटा हमने कर ली है। डेप्रीसिएशन में हमारे पास सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन ऑन प्रेमिसेस, फिर प्रेमिसेस के बाद हमारे पास बेटा अगला है कंप्यूटर इक्विपमेंट। फिर कंप्यूटर इक्विपमेंट के बाद बेटा हमारे पास अगला है फिक्सचर्स एंड फिटिंग, FNF, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। तो सबसे पहले तो बेटा देखते हैं कि प्रेमिसेस के ऊपर आप कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो प्रेमिसेस पे हमारी है, प्रेमिसेस पे बेटा हमारी है कितनी, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। प्रेमिसेस पे है बेटा हमारी, ये रही, ठीक है। 2000 बेटा प्रेमिसेस पे है, 5000 कंप्यूटर इक्विपमेंट पे है, और 1000 जो है वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग। 2000, 5000, 1000। तो ये मैं यहाँ पे लिख, 2000, 5000, 1000, 5000, 1000। ये हो गई बेटा आपकी डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन आपने निकाल ली, ये सारा डेटा कर दिया। अब एक तरीका होता है कि जो रिमेनिंग बच गए हैं ना एडजस्टमेंट्स, पहले हम उनको कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं हम उनको पहले कर लें, कहीं उनको भूल ना जाए। और फिर जो डायरेक्ट हमने बस कॉपी पेस्ट करनी है एडजस्टमेंट, फिर हम उनको डाल देंगे, फिर हम उनको इंक्लूड कर देंगे। तो ये तरीका मुझे सही लगता है, ये मुझे बेहतर लगता है कि यार इससे कभी मिस नहीं होती आपकी एडजस्टमेंट। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बेटा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमारे पास रह गई हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में से 6000 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बैंक लोन इंटरेस्ट डाल दिया बेटा हमने। कैरेज आउटवर्ड्स है। ठीक है, यानी कि जो टोटल कैरेज था उसमें से हम 2500 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कैरेज आउटवर्ड्स पता चल जाएगा। टोटल कैरेज हमारे पास कितना था, टोटल कैरेज यहाँ पे बेटा गिवन है हमारे पास 11500। 11500 में से 2500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2500 हम सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि बेटा 2500 आपका कैरेज इनवर्ड्स था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बच रहा होगा ना वो आपका कैरेज आउटवर्ड्स हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड्स जो होता है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है। तो 11,500 में से आप 2500 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9000 आएगा आपके पास। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड्स बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9000, कैरेज आउटवर्ड्स 9000, कैरेज आउटवर्ड्स 9000, कैरेज आउटवर्ड्स भी आ गया। और कौन से हमारे पास रह गए हैं भाई एक्सपेंसेस, हमारे पास एडवर्टाइजिंग के रह गए। एडवर्टाइजिंग की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, 6000 सब्ट्रैक्ट करना है एडवर्टाइजिंग की। लेकिन है कितना एडवर्टाइजिंग, टोटल कितना है आपके पास एडवर्टाइजिंग, टोटल है बेटा आपके पास एडवर्टाइजिंग 4000। तो 24,000 में से हम 6000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 6000 की हमने प्री पेमेंट की है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में। तो 6000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 18,000 आए। एडवर्टाइजमेंट 24,000 माइनस 6000, 18,000 आ गया। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड्स भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। और कौन सा रहता है भाई हमारा, और हमारा डेप्रिसिएशन भी चला गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी चला गया, बेड डेट भी चला गया। मतलब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है बेटा।
अब एडजस्टमेंट्स के बाद जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस बच गए हैं ना, जो सिर्फ मुझे कॉपी पेस्ट करने में, मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास बेटा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है 12,400, तो 12,400 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। 12,400 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और कौन सा है, वेजेस एंड सैलरीज हैं। ये भी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 51,600 वेजेस एंड सैलरीज हो गई। और जनरल एक्सपेंसेस है 17,400, 17,400 के आपके जनरल एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं बच रहे, हमने सारे लिख दिए हैं। तो बस ये तीन रह गए हमारे पास, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस एंड सैलरीज, जनरल एक्सपेंस। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,400, 12,400, वेजेस एंड सैलरीज 51,600, जनरल एक्सपेंसेस 17,400। 17,400, ठीक है बेटा। ये सारे हमने लिख दिए। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस इनका टोटल करना है। जो टोटल आएगा उसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।